नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पुनः ओम क्लासेस पुंडरी में। और आज हम करेंगे कक्षा 10 का 4.2। 4.1 तक कल हमारा हो चुका था। तो विषय हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 4.2, जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, दो जिसकी घात होगी ऐसी संख्याओं को -10 बराबर 0, इसे आपने हल करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से आपने इसे हल करना है। वैसे आपको एक द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास 3 तरीके मुख्य रूप से है। फिलहाल हम समझेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। इस समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे, अर्थात पहली और आखिरी यानी द्विघात वाली का और जो कांस्टेंट टर्म है, जो स्थिरांक है, उनकी गुणा करके देखते हैं। 10 एकम 10 -10 x की शक्ति 2, क्योंकि 10 माइनस का तो इसलिए माइनस आ गया, माइनस गुणा प्लस -10 x की शक्ति 2। ये गुणा करने के बाद आपको प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ ये है आपका, ये तो आपको प्राप्त हुआ है इन दोनों का गुणांक x की 2 का और -10 का गुणांक -10 x की 2 आया है। गुणा करने के बाद बीच वाली संख्या को, जो आपके पास बीच में संख्या होती है, उसको इस प्रकार से विभाजित करना है कि गुणा करने के बाद -10 x की 2 आई। अब कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है विद्यार्थी, तो उसके लिए एक छोटा शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जो माइनस है उसको बाहर रख लो, x है उसको भी बाहर रख लो, बाकी सब एज इट इज। अब जो इसमें नीचे बीच वाली संख्या है 3 को इस प्रकार डिवाइड करो ताकि गुणा करने के बाद -10 आए। अब अगर 3 को तोड़ेंगे आप, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। अगर 5 को हम गुणा करेंगे -2 से, तो प्लस का निशान है, जब कोई निशान या प्लस का होगा, प्लस माइनस -5 दूनी 10, गुणा करने के बाद ये 10 आ गया। तो हमें केवल जो बीच वाली टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, स्थिरांक है, जो x का कोफिशिएंट है, जो x के आगे वाला जो है, उसकी हम वैल्यू को देखेंगे। बाकी हमें वेरिएबल जो चर है उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो 5 में से 2 घटेंगे तो कितना आएगा 3, और 5 को -2 से गुणा करेंगे तो -10। अब देखिए x की 2 माइनस अंदर जाएगा, -5 उधर से x आ गया, माइनस प्लस का 2 उधर से x आ गया, और -10 बराबर है 0। ये समीकरण आपको प्राप्त हुआ है। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए दोनों के अंदर x है तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x - 5। दोनों 2 के पहाड़े पे आते हैं तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण में से अगर आप ध्यान दें तो x - 5 दोनों के अंदर है। दोनों में से x - 5 को अगर बाहर उठा लेते हैं तो बचेगा क्या? बचता आपके पास x और जमा का 2। तो दूसरा इसका टुकड़ा क्या बनेगा? x जमा 2 बराबर 0। इस समीकरण को x की 2 - 3x -10 को आपने 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़ा x - 5, दूसरा टुकड़ा x जमा 2, यानी 2 इसके टुकड़े कर दिए। इसे बोलते हैं गुणनखंड। इसके 2 गुणनखंड हो गए। अब इनका मान निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए x - 5 को बराबर 0 शून्य के बराबर रखेंगे तो शून्य आ जाएगा, या फिर x जमा 2 बराबर 0, इसको भी आपने शून्य के बराबर रखा तो यहाँ भी शून्य आ जाएंगे। अब इस समीकरण पर यहाँ से शून्य आ जाएंगे, अर्थात शून्य का मतलब क्या है? इन वैल्यूज पर x बराबर -2 और x बराबर 5 पर इस समीकरण का मान 0 होगा। अगर x का मान 5 रखते हैं तो इस समीकरण को यह संतुष्ट करेगा, अर्थात x का मान 5 रखने के बाद राइट हैंड साइड में है 0, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आएगा। इसी प्रकार x बराबर -2 रखने पर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान 0 आएगा। तो इन्हें हम कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। इन्हें कहेंगे द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए। इन्हें अक्सर हम अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं। तो ये इसके 2 मूल हो जाते हैं।
द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे, त्रिघात समीकरण है 3 मूल होंगे, अगर चतुष्घात समीकरण है तो उसके 4 मूल होंगे। इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इजी आप कर लोगे, थर्ड पार्ट दिखा देते हैं। वर्गमूल 2 x की शक्ति 2 जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, गुणा करते हैं पहले की और आखिरी की। तो 5 वर्गमूल 2 को गुणा किया आपने वर्गमूल 2 x की शक्ति 2 के साथ। 5 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 हो जाता है 2 बार, पावर 2 आ जाती है इसकी, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, 5 दूनी 10 x की शक्ति 2। गुणा करने पर ये आपके पास आना चाहिए, तो वर्गमूल 2 x की 2, 7 को आपने इस प्रकार तोड़ दिया 2 जमा 5, 7 में इस प्रकार तोड़ दिया ताकि गुणा करेंगे 2 पंजे 10 आ जाएगा। हमने केवल कोफिशिएंट देख लिया x की 2 का, और जमा साथ में क्या है इसके x ये है, ये बाहर रख लिया, 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इस प्रकार बाहर रखने से आपकी गलती होने की संभावना 0 के बराबर हो जाती है। तो वर्गमूल 2 x की 2 जमा 2 उधर से आ जाएगा x, 5 के साथ आ जाएगा x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एक बात समझने के लायक है। आपने यहाँ क्या किया था, यहाँ आपने किया था वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 की शक्ति 2, वर्गमूल 2 की शक्ति 2 अर्थात वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, और इस वैल्यू को वर्ग से वर्गमूल कट गया था, बचा था अपने पास 2, यानी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। 2 के अंदर वर्गमूल 2 2 बार निहित है, इसके अंदर समाया हुआ है, अर्थात इस 2 के अंदर भी वर्गमूल 2 है। इन दोनों में से हम वर्गमूल 2, और दोनों में x भी है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपके पास अकेला x, वर्गमूल 2 बाहर चला गया, x 2 में से एक x बाहर चला गया। अब बचता है कि आपके पास इसमें से वर्गमूल 2 बाहर चला गया तो एक वर्गमूल 2 बचेगा, x ऑलरेडी बाहर चला गया तो ये नहीं बचेगा। इन दोनों में से आपके पास 5 कॉमन आएगा, x जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। अब पूरे समीकरण में से x जमा वर्गमूल 2 को कॉमन ले लेते हैं, बचता आपके पास वर्गमूल 2x जमा 5 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए x जमा वर्गमूल 2 बराबर 0 या वर्गमूल 2x जमा 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस का वर्गमूल 2 या वर्गमूल 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर -5 बटे वर्गमूल 2। तो ये शून्य का आपके पास आ गए, जिसे हम मूल भी कहते हैं। 2 मूल आपके पास x में इस समीकरण के ये हो जाते हैं। और अगर कहा जाए कि इस समीकरण के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो गुणनखंड आपके पास ये होते हैं, ये दोनों इस समीकरण के गुणनखंड हैं। तो यहाँ आपने गुणनखंड भी निकाले हैं और शून्यक भी निकाले हैं, जिसे आप मूल कहेंगे, मूल निकाल दिए। फोर्थ पार्ट इसी प्रश्न इसी क्वेश्चन का, 2x की 2 माइनस एक्स जमा 1/8 बराबर 0। तो क्योंकि बराबर में संख्या 0 है, ऐसी संख्या को बटे वाली चीज़ हम खत्म कर सकते हैं, करना चाहे कर सकते हैं, बिना खत्म किए भी आप हल कर सकते हो। तो देखिए, अगर इस पूरी संख्या को 8 से गुणा कर लें तो नीचे वाली संख्या 8 1 बन जाएगी। तो 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करने पर 8 दूनी 16x की 2, 8 एकम 8x जमा 8 से 8 कटेगा, 1 बचेगा। अभी गुणा करते हैं, 16 गुणा 1, 16 एकम 16, x की शक्ति 2। गुणा करने पर ये बनाना है और जोड़ने पर क्या है आपका 8 है। 8 को तोड़ना इस प्रकार से कि गुणा करने के बाद 16 बन जाए। इस 8 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने के बाद 16 बन जाए। 4 जमा 4 8 और चौक चौक 16। तो एक स्टेप ही बढ़ेगा, लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं होगी। माइनस का 4 बाहर से x आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 बाहर से x आ गया, प्लस 1 बराबर 0।
दोनों में कॉमन 4x आ गया, चौक चौक 16, 4 एकम 4। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, क्योंकि माइनस का निशान बाहर कॉमन आया है इसलिए अंदर वाले दोनों निशान बदल जाएंगे। 4x हो जाएगा जमा का, और ये प्लस है जो माइनस बाहर हो गया तो ये माइनस का 1 बराबर 0। दोनों में से 4x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, बचेगा 4x और माइनस का 1 बराबर 0। एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ 4x बराबर 1, x का मान 1/4। इसी प्रकार से यहाँ भी x का मान 1/4। तो दो मूल आपके पास कौन से आ गए? अल्फा का मान भी 1/4 और बीटा का मान भी 1/4। ये दो मूल आपको प्राप्त होते हैं। ये हो गए आपके दो क्वेश्चन। हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, और इस पर हमारी जो अब तक की वीडियो हैं सारी अपलोड हैं, उन्हें आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, तभी आपको अनुभव होगा, आप उस चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है ताकि आप उनको बार बार देख सकें और जहाँ पर आपको चीज़ समझ में नहीं आई उसे समझ सकें। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना आंसर ले सकते हैं, और YouTube पर ही इस चीज़ को आप कमेंट करें जो भी आपको पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x की 2 20x जमा 1 बराबर 0। गुणा करने के बाद 100 एकम 100 और जोड़ने पर 20। तो 100 बनाना है आपको गुणा करके। अगर आप 100, ये माइनस का आ गया, हमें चाहिए था प्लस का, इसलिए जो हमारा तरीका हमने माना था, ये गलतियां अक्सर बच्चों से हो जाती हैं क्वेश्चंस के दौरान, फिर वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या करेंगे? देखिए आपके पास था 100x की 2 माइनस 20 था ना, तो इसको तोड़ देंगे 10 जमा 10 20 जमा 1 बराबर 0। अब गुणा करेंगे, प्लस का 10 प्लस का 10, 10 गुणा 10 बराबर है 100। प्लस का 100 आ गया ना, हमें क्या चाहिए? प्लस का 100 ही चाहिए। तो इस स्थिति को से निपटने के लिए आपको कोई और टुकड़े उसके देखने पड़ेंगे। 100x की 2 माइनस अंदर गया 10, बाहर से आ गया x, माइनस अंदर गया 10, बाहर से आ गया x, प्लस 1 बराबर 0। दोनों में से कॉमन आ जाएगा 10x, 10 एकम 10, 10 एकम 10, ये 10 नया 100 हो जाएगा, x बाहर 1x बचेगा। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। पूरे में से 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे, बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0, दोबारा 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 10x बराबर 1, x का मान 1/10। यहाँ से भी 10x बराबर 1, x का मान 1/10। तो ये दोनों मूल आपको प्राप्त होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 4.2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन समस्याओं का हल कीजिए। हल ही करना है, वो हल हमने कर दिया, ऑलरेडी हल हमने कर दिया है, मूल भी ज्ञात कर दिया और हल भी ज्ञात कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। माना दो संख्याएं, जो निकालना है वही मान लेते हैं। माना संख्याएं x, y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिनका योग x जमा y बराबर है 27 समीकरण 1 और गुणनफल बराबर है उनका 182, यानी x गुणा y बराबर 182 समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लिया 182/y, इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं। x की जगह रख दिया आपने 182/y और जमा का y एज इट इज बराबर है 27। पूरे को y से गुणा करने पर, पूरे समीकरण को y से गुणा किया तो आपके पास 182y से y कट जाएगा और y गुणा y की शक्ति 2 और 27y इकट्ठा करेंगे। y की 2 इधर आके माइनस का 27y और जमा 182 बराबर है 0। अब गुणा करने पे 182 बढ़ना चाहिए और जोड़ने पर 27। तो करते हैं टुकड़े इसके। अगर आप
अपने दिमाग में ऐसे ही घुमा करके देखना है 1 बाय 1। अगर आप 14 को 13 से गुणा करते हैं, दोनों माइनस के हैं, 13 चौके 52, 5, 13 कम 13 और 5 18 बन जाता है। और अगर आप -13 को -14 से जोड़ते हैं तो माइनस का 14 और 3 27 बन जाता है। इसी संख्या को अगर आप 27 को माइनस माइनस दोनों माइनस के लेंगे तो 27 बनेगा, और अगर दोनों माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 182 बनता है। इन दोनों गुणा करते हैं तो प्लस का 182y3 आपको प्राप्त करना होता है। तो माइनस इसको आपने किया 14 जमा 13 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस 182 बराबर 0, y3 माइनस का 14y बाहर से आ गया, माइनस प्लस माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लिया y, बचता है y माइनस 14, दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, बचेगा y माइनस 14 बराबर 0। दोनों में से y माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा y माइनस 13 बराबर 0। एक बार y माइनस 14 बराबर 0 या y माइनस 13 बराबर 0 आपको प्राप्त होता है y बराबर 14 और y बराबर 13। देखिए इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, y बराबर 14 और y बराबर 13। तो समीकरण किसी एक में रख लो, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखना है आपने। तो x का मान क्या आ जाएगा 182 बटे y का मान जब क्या रखते हैं आप 14, तो ये कटेगा आएगा 13। दूसरा जब y का मान आप रखते हैं 13 तो ये बचेगा 14। तो दो संख्याएं आपकी, अगर x 13 है तो y 14 आएगा, अगर x 14 है तो y 13 आ जाएगा। तो संख्याएं आपको प्राप्त होती हैं, संख्याएं हैं आपके पास 14,13। तो कोई भी आगे पीछे हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जब भी आप क्रमागत और धनात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं, धनात्मक का मतलब दोनों प्लस वाले होंगे और क्रमागत का मतलब लगातार। तो पहला संख्या मानेंगे हम, माना संख्याएं जो निकालनी है हमें वो मान लिया, पहली x दूसरी x जमा 1, क्योंकि ये क्रमागत है, एक के बाद दूसरी आएगी। दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग बराबर है 182। तो वर्ग किया x की 2 1, आपके पास फॉर्मूला क्या है a जमा b सारे की 2 बराबर a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये जो 3 सूत्र हैं ये तो आप हमेशा याद रखो, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, और तीसरा a की 2 माइनस b की 2 a माइनस b और a प्लस b। इसे हमेशा याद रखना आपने। तो x की 2 जमा 1 की 2 1 जमा 2 गुना x, इधर आके माइनस 182 बराबर 0। x की 2 x की 2 2x की 2 हो जाएगा, क्योंकि जो एक जैसी पावर है उनमें कोफिशिएंट है वो जुड़ जाते हैं। तो ये बचेगा प्लस का 2x, 182 माइनस का और 1 प्लस का, निशान अलग अलग है तो घट जाएंगे। ये आ गया आपके पास। तो अभी आगे करते हैं 365, सॉरी 365 दिया है इसने, कि इन दोनों के वर्गों का योग जो है वो 365 है। दोनों के वर्गों का योग है जो वो बराबर है 365 के। 365 में से 1 घटेगा तो 364। पूरी संख्या, पूरा समीकरण 2 से भाग होता है, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब गुणा करने पे 182 और जोड़ने पर 1, तो क्या करेंगे 14 में से 13 घटेंगे तो 182, 14 में 13 घटेंगे तो 1 आएगा, और गुणा करेंगे तो 14 गुणा 13 है, अभी हमने किया था 14 गुणा 13 182 आता है।
तो टुकड़े कर लेंगे, x की 2 जमा 14, उधर से x आ गया, माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर है 0। दोनों में से x कॉमन लिया तो x जमा 14 है, दोनों में से 13 कॉमन लिया तो बचेगा x जमा 14 बराबर 0। पूरे में से आपने x जमा 14 को कॉमन ले लिया, बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। एक बार x जमा 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस का 14। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था धनात्मक पूर्णांक, उसने धनात्मक पूर्णांक कहा था, इसलिए ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारे इसमें फिट नहीं बैठता कंडीशन में। तो x बराबर 13 लेंगे तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक थी x और दूसरी थी x जमा 1। x का मान कितना आ गया 13 और ये 13 जमा 1, 13 और 1 14। ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये है ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा गया था, इसलिए हमने इसको -14 को छोड़ दिया, प्लस का 13 इसीलिए लिया है। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन होती हैं उनका हम अक्सर ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसकी कुछ लंबाई, एक आधार हो, नीचे वाला होता है आधार, और एक ऊपर जो खड़ा होता है उसे कहते हैं लंब, और जो टेढ़ा होता है उसे कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज पर हमेशा पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये होता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लिया आधार, मान लिया आधार बराबर है x सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, उसने कहा है त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार x था, उसमें 7 घटेगा, इतने सेंटीमीटर। और कर्ण क्या दिया है, त्रिभुज का कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ये बात हम यहाँ लिख देंगे। कर्ण क्या है 13 का वर्ग, आधार क्या है x का वर्ग, और लंबाई क्या है x माइनस 7 का वर्ग। 13 का वर्ग, 13 गुना 13 169, x की 2, a माइनस b का वर्ग, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, यहाँ हो जाएगा x की 2 जमा 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x। इकट्ठा करते हैं सभी को, ये हो जाएगा 2x की 2 माइनस का 14x जमा 49 यहाँ पर है, 169 इधर आके माइनस का 169 बराबर है 0। 2x की 2 माइनस 14x बड़ा है माइनस का, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 बराबर 0। दोनों एक ही पहाड़े पर पूरा का पूरा समीकरण अगर भाग होता है तो कर लेंगे। तो क्या होता है 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, गुणा करने पर 60 और जोड़ने पर 7। अगर हम 12 में से 5 घटाएं तो कितना आएगा 7। अगर 12 को -5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे माइनस का 60, तो -60 एकम -60, यही हमें चाहिए। गुणा करके देख लिया तो x की 2 माइनस, अगर आप 12x में प्लस कर दे 5x -60 बराबर 0, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस 5 बराबर 0।
तो अब दो गुणनखंड आपके पास हैं। एक गुणनखंड है आपके पास x माइनस 12, इसको बराबर 0 करेंगे, या x जमा 5 बराबर 0, x का मान 12 या x का मान माइनस का 5। तो ये दो संख्याएं आपके पास आई हैं। अब त्रिभुज की लंबाई, यानी कोई भी लंबाई जो है वो माइनस में तो नहीं होगी, इसलिए लंबाई कोई भी है, दूरी कोई भी है, वो माइनस में नहीं होगी। तो इसलिए x का मान 5 12 हम लेंगे, 5 को नहीं लेंगे। तो प्रमेय में आधार कितना हो गया? आधार बराबर है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई? 12 माइनस 7 बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये 13 दे ही रखा था। तो ये है आपका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपके पास। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है? एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर है x। तो विशेष दिन निर्मित बर्तनों की लागत क्या होगी? निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी निर्माण संख्या थी उसके दुगने से 3 अधिक है, तो जमा 3 हो गया। अभी हमें क्या निकालना है? इसका कुल निर्माण लागत दे रखा है। कुल उस दिन के लिए कुल निर्माण लागत अर्थात कुल खर्चा कितना उसका? 90 रुपये। अब 90 रुपये खर्चा कब आया है? एक बर्तन x, एक बर्तन पर खर्च कितना है? 2x जमा 3। अगर आप ये समझो एक खिलौना बनाने में आपको 5 रुपये खर्च होते हैं और आपने कुल 50 खिलौने बनाने हैं, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 5 गुणा 50 200 ये हो जाएगा। अगर एक खिलौना बनाने का खर्च 5 रुपये है और कुल आपने 50 खिलौने बनाने हैं, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? दोनों गुणा कर देंगे। यही काम हमने यहाँ करना है। कुल निर्माण लागत है 90 रुपये, संख्या है x और एक पर खर्च कितना है? 2x जमा 3 बराबर है 90। हल करेंगे 2x की 2 जमा 3x, इधर आके माइनस का 90 बराबर है 0। गुणा करेंगे 90 गुणा 2 माइनस का 180, गुणा करने पर 180 बनाना है और जोड़ने पर 3। इसके टुकड़े करने अभी आपको। अभी देखो टुकड़े क्या करेंगे इसको। अगर आप 3 का डिफरेंस आपने रखना है, अगर आप 30 में से 27 घटाते हैं तो 3 आता है और गुणा करने पर भी माइनस का आएगा। अब आएगा क्या देखते हैं गुणा करके इसको। 3 सत्ते 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 810 ज़्यादा है काफ़ी। तो नीचे आएंगे हम। अगर 10 में से आप 7 घटाएंगे तो 7 एकम 7, 70 बनता है। हमें चाहिए 180। अगर आप 20 में से 17 घटाते हैं तो 7 दूनी 34, 340, इससे ज़्यादा हो गया। अभी और थोड़ा नीचे आएंगे। अगर आप 15 में से घटाते हैं 12। अब ये ऐसा क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि इकाईकांक क्या है? 0। इकाईकांक 0 कब होगा? या तो गुणांक करने वाला संख्या है जो, उसका इकाईकांक 0 होगा, या फिर उनमें से एक 5 होगा और दूसरा 2 होगा। अब 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18। मिल गया ना बात ये। तो हमारा जो गुणनखंड करने का तरीका है उसमें पहले हमें ये देखना है कि इकाईकांक क्या आया है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों टुकड़े लेंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगे। 2x की 2 जमा 15x में से 12x घटाएंगे तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया x, बचेगा 2x जमा 15 माइनस इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे, 6 दूनी 12 और 15 छिके 90 बराबर 0। दोनों में से 2x जमा 15 कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 6 बराबर 0।
एक बार 2x जमा 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, x का मान 6। यहाँ से 2x बराबर माइनस का 15 और x का मान माइनस 15/2। अब कोई भी जो संख्या है यानी बर्तनों की संख्या है, कम से कम 1-2 बर्तन तो वो बनाएगा ही, माइनस में तो बर्तन नहीं बनाएगा। माइनस का मतलब क्या है, उसने बर्तन नहीं बनाए या उसके बर्तन थे ही नहीं, वो स्थिति आएगी। तो ये संभव नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 6, बर्तनों की संख्या बराबर है 6 और लागत कितनी हो गई 2 × 6 जमा 3। तो 6 दूनी 12 और 3 15। एक बर्तन की लागत है 15 रुपये और संख्या है इसकी 6। ये आपका है 4.2। तो ये थी आपकी 4.2 प्रश्नावली और उसके आगे हम 4.3 आगे करेंगे। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार देखते रहिए, अपने बच्चों को सिखाते रहिए, आप समझते रहिए।